हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हब इलाहाबाद। मैं हूं निरवधि श्रीवास्तव और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी सीरीज में संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद का ये पार्ट 2 है। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1 में अनुच्छेद 18 तक कवर कर लिया है। अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जो है 18 क्या है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत था और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। तो आइए उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति यानी कि आपके बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन। जैसे आप कहीं सम्मेलन करते हैं तो शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार जो है आपको अनुच्छेद 19 देता है। संघ या संगठन, जैसे हम लोग कोई संगठन बनाते हैं या संघ बनाते हैं, भारत में आवाज संचरण यानी कि भारत में आप आवाज मतलब बिना किसी बाधा के आप जो है संचरण कर सकते हैं, यानी कि घूम सकते हैं भारत, पूरे भारत में आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी स्टेट में। यह अधिकार आपको अनुच्छेद 19 देता है। कहीं पर बसने का अधिकार, कहीं पर बसने का अधिकार जो है ये भी आपको अनुच्छेद 19 देता है। ये सब जो पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं ये 19 के सब क्लाज हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे इकट्ठे लिख दिया है एक साथ में। व्यापार की स्वतंत्रता, आप भारत में कहीं पे भी व्यापार कर सकते हैं, यानी कि कहीं पे भी कोई काम किया जा सकता है। ये सारी स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 देता है। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता लगभग यहाँ पे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमने लिखा है। वाक एवं अभिव्यक्ति 1 हो गया, प्रेस की स्वतंत्रता 2 हो गया, शांतिपूर्ण सम्मेलन का ये 3 हो गया, संघ या संगठन बनाने का अधिकार, भारत में आवाज संचरण और कहीं पे भी बसने की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता। दोस्तों उसके बाद बात आती है अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 कहता है, अनुच्छेद 20 कहता है कुछ दशाओं में अपराधों से दोष सिद्धि का संरक्षण। कुछ दशाओं में जो अपराधों से मतलब अपराध किए होते हैं, ठीक है, उनके दोष सिद्ध न होने तक संरक्षण होता है, ठीक है। तो अपराधों से दोष सिद्धि का संरक्षण होता है, ये अनुच्छेद 20 में बताया गया है। उसके बाद बात आती है कि जो है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि आपके प्राण या आपके शरीर की स्वतंत्रता, यानी कि शरीर की रक्षा करने की या प्राण की रक्षा करने की आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। ये अधिकार आपको अनुच्छेद 21 बताता है। अनुच्छेद 21 के बहुत सारे क्लाज हैं, जैसे 21 ये का है 21 का शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार 21 का। ये शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, ठीक है। तो भारत में पहले शिक्षा का अधिकार नहीं था। मोहनी जैन बनाम कर्नाटक सरकार का एक मामला था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके द्वारा 1992 में जो है ये केस फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। तो जाके 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है शिक्षा का अधिकार 21 का में जोड़ा गया है। 21 में सब क्लास का जोड़ के जो है दिया गया अधिकार। और सोने का अधिकार, हमको सोने का अधिकार भी है, ठीक है। निजता का अधिकार, आजीविका का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, ये 21 घा है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि पर्यावरण संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है, यानी कि हम लोग पर्यावरण को संरक्षित करेंगे या किस अनुच्छेद में जो है ये हमारा अधिकार है। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सब क्लाजों को लिख दिया है। विदेश जाने का अधिकार, जो लोग विदेश जाते हैं, ठीक है, तो वो भी जो है अनुच्छेद 21 के तहत उनको विदेश जाने का अधिकार यानी कि स्वतंत्रता होती है।
ठीक है। उसके बाद बात आती है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, ये अनुच्छेद 22 है, ये अनुच्छेद 22 है। ये शिक्षा का अधिकार और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद बात आती है जो है कि अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। तो कब आपको जो है, जैसे अगर मान लीजिए कोई आपके साथ गलती से दुर्घटना हो गई, तो आपको जो है गिरफ्तार होने से संरक्षण किन किन दशाओं में मिलेगा, तो ये यहाँ पे अनुच्छेद 22 आपको बताता है। उसके बाद बात आती है अनुच्छेद 23 की, मानव दुर्व्यवहार। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार, यानी कि जो लोग जो है क्या कहते हैं, मानव का क्या कहते हैं खरीद फरोख्त करते हैं, यानी कि बेचने उचने का कार्य करते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, मानव दुर्व्यवहार अनुच्छेद 23 में दी गई है। अब बात आती है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम बच्चों का खतरनाक नियोजन में निषेध, यानी कि जो बच्चे 14 वर्ष से कम हैं उनको ऐसे काम में नहीं लगाया, जैसे कि पटाखों के कारखाने वगैरह या फिर ऐसे हानिकारक जहाँ पे पदार्थ बनते हैं वहाँ पे 14 वर्ष से कम बच्चों को जो है नहीं लगाया जाएगा, ये निषेध दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। अनुच्छेद 24 या फिर 14 वर्ष से कम बच्चों का खतरनाक नियोजन में निषेध। उसके बाद अनुच्छेद 25 कहता है धर्म का अंधाकरण प्रचार करने, यानी कि अंधाकरण प्रचार करने और मानने का अधिकार। आप कोई भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ठीक है, और उसको मान सकते हैं, ये आपको जो है संविधान में अधिकार दिया गया अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अनुच्छेद 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार कोई धर्म का अंतःकरण कर सकता है, यानी कि स्वीकार कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है और उसको मानने का अधिकार है। अब इसके बाद बात आती है आगे धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करने का अधिकार, धार्मिक संस्थानों का, यह है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 कहता है कि आप जो है धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी धर्म। उसके बाद बात आती है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 कहता है किसी भी धर्म विशेष को कर न देने की, यानी कि कोई भी जैसे मठ वगैरह मंदिर वगैरह है उसको कर देने का जो है कर न देने का अधिकार, यानी कि कर नहीं दे सकता है, लेकिन उससे जो है कर के बदले शुल्क दिया जा सकता है या लिया जा सकता है, शुल्क दिया जा सकता है, ठीक है, कर न दे करके उसको उससे शुल्क लिया जा सकता है। अब उसके बाद बात आती है शिक्षण संस्थानों का बात आती है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्राप्त न करने का अधिकार, शिक्षण संस्थानों में, यानी कि कोई भी शिक्षण संस्थान जो है उसमें क्या कहते हैं धार्मिक शिक्षा के बारे में बात नहीं की जाएगी, यानी कि नहीं दिया जा सकता है। कुछ ऐसे मतलब कि कहाँ पे किस शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, किस शिक्षण संस्थान में नहीं दी जा सकती है, तो ये 3 तरीके के होते हैं। पहला, जो राज्य के द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित होते हैं, पूर्ण वित्त पोषित राज्य के द्वारा, उनमें नहीं दिया जा सकता है, यानी कि इसमें नहीं दिया जा सकता है। जो पूर्ण वित्त पोषित है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। लेकिन जो क्या होते हैं ऐसे, जैसे कि कुछ हिस्सेदारी जो है, आप ये कह सकते हैं कि कुछ हिस्सेदारी कुछ राज्य की हिस्सेदारी हो और कुछ निजी संस्थान का, यानी कि निजी संस्थान का,
निजी संस्थान, तो इसमें जो है दिया जा सकता है, इसमें जो है दिया जा सकता है, इसमें नहीं दिया सकता, इन दोनों में। और या तो फिर पूर्णतः निजी हो, पूर्णतः निजी शिक्षण संस्थान, पूर्णतः निजी संस्थान में जो है दिया जा सकता है। यहाँ पे हमने हाँ लिख दिया है। ये अनुच्छेद 28 है, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 में कुछ जैसे कि ऐसे शिक्षण संस्थान जिसमें राज्य का कुछ हिस्सेदारी हो, ठीक है, तो उसमें जो है धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है। दूसरा है या तो वो राज्य या तो वो संस्थान पूर्णतः निजी हो, तो उसमें भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन अगर कोई भी संस्थान पूर्णतः जो है गवर्नमेंट के द्वारा वित्त पोषित है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं हम लोग। ये संविधान का अनुच्छेद 28 जो है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्राप्त न करने का अधिकार बताता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अल्पसंख्यकों की बात की गई है, अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि को संरक्षित करने का अधिकार है। यानी कि अल्पसंख्यक दो तरीके के हो सकते हैं, दो तरीके के होते हैं अल्पसंख्यक। पहला होता है धार्मिक अल्पसंख्यक और दूसरा होता है भाषा के आधार पर, भाषिक लिख सकते हैं हम लोग, भाषिक अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि को संरक्षित करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 29 में दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 29 में दिया गया है। उसके बाद बात आती है अनुच्छेद 30 की। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि, अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि, अनुच्छेद 30 कहता है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अब वो चाहे धर्म के आधार पे अल्पसंख्यक हों या फिर भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक हों, तो वो जो है अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। उनको शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है, ठीक है, अपनी रुचि, यानी कि वो अपने हिसाब से शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 कहता है कि अनुच्छेद 31 कहता है कुछ विधियों का व्यवृत्ति, कुछ विधियों का, यानी कि जो भी विधियां दी गई हैं उनकी क्या व्यवृत्ति है, उसके बारे में अनुच्छेद 31 हमें बताता है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसको जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय कहा है, हृदय कहा है B.R. अम्बेडकर ने, B.R. अम्बेडकर जी ने। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो इसको दिया गया है जो है अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। अब यहाँ पे जो है उसके बाद बात आती है अनुच्छेद क्या कहते हैं, ये भाग हो गया 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बीपीएसपी से जो इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद, उसको हम लोग जो है जानेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद डीपीएसपी से इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो डीपीएसपी से अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट बनते हैं उसको हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। अनुच्छेद 36 ये है, अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा, ठीक है, यानी कि राज्य क्या होगा उसकी परिभाषा यहाँ पे दी गई है। ये डीपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो है ये जो अनुच्छेद 37 है, अनुच्छेद 37 ये बताता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि इस भाग का परिवर्तनीय न होने के बावजूद प्रभाव, यानी कि संविधान में ये इस जो डीपीएसपी के अनुच्छेद हैं ये किसी भी न्यायालय के द्वारा, यानी कि इसको ना तो
मतलब लागू नहीं कराया जा सकता है, ना तो इसमें परिवर्तन कराया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि ना तो लागू किया जा सकता है ना परिवर्तन किया जा सकता है। ये इसमें सारी चीजें राज्य के ऊपर है कि राज्य जब उस लायक होगा, जितनी भी ये अनुच्छेद दिए गए हैं इसके अंदर जितने भी विषय दिए गए हैं उसमें यही बताया गया है कि राज्य जब उस लायक होगा तब इन प्रावधानों को लागू करेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि राज्य अपने सभी नागरिकों को 3 प्रकार की न्याय प्रदान किए हैं। तो वो कौन कौन 3 है? एक है यहाँ पे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। अनुच्छेद 38 है, अनुच्छेद 38 है, राज्य अपने सभी नागरिकों को 3 प्रकार की न्याय प्रदान करता है। तो अब राज्य जो है उस लायक हो गया है कि अपने क्या कहते हैं, जब हो जाएगा उस लायक कि अपने नागरिकों को 3 प्रकार का वो न्याय दे सके। पहला क्या है? आर्थिक न्याय, दूसरा है राजनीतिक न्याय, तीसरा है सामाजिक न्याय। यानी कि राज्य जो है अपने सभी नागरिकों को 3 तरीके के न्याय को जो है वो प्रदान करता है। फिर बात आती है अनुच्छेद 39 क्या कहता है? राज्य के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 39 राज्य के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। वो निर्देश क्या क्या हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 39 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्य के लिए कुछ निर्देश, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं? आजीविका के लिए समान अवसर, आजीविका, ये सब क्लाज हैं, ये सब जो है जो यहाँ पे हमने पॉइंट करके लिखा है ये 39 के अनुच्छेद 39 के ही सब क्लाज हैं। आजीविका के लिए समान अवसर पूछ लेता है कोई, ऐसे पूछ लेगा आजीविका के लिए समान अवसर किस अनुच्छेद से संबंध रखता है, तो ये अनुच्छेद 39 का विषय है। फिर संसाधनों का समान रूप, जितने भी संसाधन हैं उसको समान रूप से वितरित करना, यानी कि हर जिले में या फिर राज्य के अंदर जहाँ जहाँ पे जो है उस संसाधन की आवश्यकता है तो समान रूप से वितरण किया जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। जैसे कि अनुच्छेद ये है 39 का, अनुच्छेद 39 का समान न्याय मुफ्त विधिक सहायता, सभी को समान न्याय दिया जाएगा और मुफ्त में, मुफ्त का विधिक सहायता यानी कि मुफ्त का वकील उसको जो है मुहैया कराया जाएगा। ये जो है अनुच्छेद 39 का कहता है समान न्याय, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें 39 इम्पोर्टेंट है। 39 में जो ये समान कार्य के लिए समान वेतन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात आती है अनुच्छेद 40 की। अनुच्छेद 40 कहता है कि पंचायत, अनुच्छेद 40 जो है ये पंचायती राज के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 39, तो पंचायती राज जो है ये 1992-73 यानी कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा बाहर निकाल दिया गया 40 पंचायत के रूप में, ठीक है। तो अब बात आती है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 का कह रहा है कुछ दशाओं में कार्य शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार, कार्य शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार कुछ दशाओं में, यानी कि काम पाने का अधिकार, ठीक है, और क्या कहते हैं शिक्षा पाने का अधिकार, लोक सहायता पाने का अधिकार है। तो आज अनुच्छेद 41 तक हम लोग देख चुके हैं। इसके आगे हम लोग जो है अनुच्छेद 42 से अगले पार्ट में देखेंगे। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू दोस्तों।